आप लोग चैप्टर बता दो, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोग को, बता दो। नाम बताओ गांधी। अरे सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है ना, बोलो। बताओ आप लोग, कौन सा चैप्टर पढ़ा दूं मैं। हेलो आयुष। हेलो बच्चों। बताओ भाई, आप लोग चैप्टर बताओगे तभी तो पढ़ाऊंगा ना मैं, ऐसे कैसे काम। थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, एक मिनट रुक जाओ, मैं एनसीईआरटी का डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। मैं आप लोग के पूछने के लिए वेट कर रहा था। एक मिनट रुक जाओ बस आप लोग। बस थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। और इसके पहले वाली क्लास में कितने बच्चे थे। सर इतने ही थे। काफी कम है यार। कहाँ पे रह रहे हो आप लोग, पता ही नहीं चल रहा। जस्ट एक मिनट। सर आज तो फिर भी हैं, कल फिजिक्स की क्लास में सिर्फ 2 बच्चे थे। ओ, इतने कम। जस्ट एक मिनट को, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। चलो, शायद मे भी आप लोग का ये लास्ट क्लास होगा ना, या फिर और भी क्लास है आप लोग का। आप लोग की छुट्टियां कब हो रही हैं यहाँ से, बताओ। थर्मोडायनेमिक्स बता दो ना, एक बार रुक जाओ, डाउनलोड कर लिया मैं इसका पीडीएफ। जस्ट ए मिनट। एक मिनट रुक जाओ आप। तो क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या आप लोग को, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या। नो सर। जस्ट मिनट, अब बताना जरा। अब बताओ, अब स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। यस सर। रुक जाओ थोड़ा सा।
देखो, अब देखो स्क्रीन दिख रहा है, ये जरा बताना, एक बार जरा ये बताना कौन सा स्टेट फंक्शन है, ये सब मैंने आप लोग को बता रखा है। बताओ। सर ऑप्शन 2। क्या? बिल्कुल, क्या होगा ऑप्शन 2? देखो सिंपल सी बात, ये लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। तो हमारे पास स्टेट फंक्शन वह होता है ना जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम है, ये भी आपका स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, और हीट चेंज भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। ये जरा बताओ एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है? सर डेल्टा टी इक्वल टू 0। क्या? डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। सर डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू नहीं, मतलब ये क्यू, ये वाला है, ठीक है। एडियाबैटिक में यही होता है ना, जो हीट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये बताओ जरा, इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर, बताओ। स्टैंडर्ड स्टेट में इंथैल्पी क्या होती है, 0 होती है ना, यस सर। क्लियर है। एक मिनट रुको यार, ठीक है। अब जरा ये वाला बताना आप लोग, ये तो आप लोग नहीं कर पाओगे, ये वाला बताओ, 5th नंबर बताओ। सर तीसरा ऑप्शन, क्या? थर्ड। देखो सिंपल सी बात, लिखा हुआ ना, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, हमारे पास मान लेते हैं कोई मीथेन है, CH4 प्लस 2O2, कंबशन करोगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस 2H2O, कुछ ऐसे ही बनेगा ना, यस सर। ऐसे बनेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइड एंड हाइड्रोजन आर एट इतना केल्विन आर, इतना इतना इतना। पहली बात, ये मीथेन का कंबशन है, ठीक है। तो इसके लिए एंथैल्पी कितना दिया हुआ है जरा बताओ, -890.3। अब बोला ग्रेफाइट का भी कंबशन दिया, तो ग्रेफाइट के कंबशन के लिए क्या पढ़ोगे, C+O2 गिव्स CO2, इसके लिए क्या दिया हुआ, -393.5। और उसके बाद लिखा हुआ डाई हाइड्रोजन, तो डाई हाइड्रोजन यानी कि हमारे पास क्या होगा, 2H2 या फिर 2H2। अब यहाँ पे अगर आप O2 डाल दोगे, O2, तो आपके पास क्या बन जाएगा, या फिर H2 ले लो, डाई हाइड्रोजन को ऐसे बोलते हैं, हाफ O2 ऐसे कर लोगे, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा क्या। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जरा बताओ, -285.8 हो जाएगा। अब बोला इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, आप बताओ CH4 कैसे बनेगा, 2H2 प्लस C, इसी से बनेगा ना, बोलो, अरे बता दो ना, ऐसे ही बनेगा ना। यस तो सर। हम ना, हमारे पास 3 इक्वेशन है, ध्यान से देखो, 1 2 3, इन तीनों की हेल्प से ये वाला करना है, हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना, बोलो भाई, हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन सहित भी आ गया, देखो, ठीक है, दिख रहा है ना, देखो, दिख रहा होगा। अब जरा ये वाला बताना आप लोग, 6 वाला बताना जरा क्या होगा, 6 वाला बताना आप लोग क्या होगा।
ये बताओ, क्लियर है क्या? फटाफट बताओ। क्लियर? देखो, सिंपल सी बात, हमारे पास क्या दिया है, रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है, इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, द रिएक्शन विल बी। अब ये बताओ, इसका एंट्रोपी पॉजिटिव है तो आप बताओ पॉजिटिव एंट्रोपी कब होगा, यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव है, ठीक है। आप बताओ ये कब होगा, जरा बताना। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, द रिएक्शन विल बी, यार आप लोग ये जानते हो ना, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर हमारे पास यह पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा बताओ जरा, किसी कुछ भी टेम्परेचर आप लोग ले लोगे ना तो यह क्या होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। डन? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ता है। अब जरा ये बताना, इन अ प्रोसेस, ये जरा सेवेंथ नंबर बताना, जरा सेवेंथ नंबर बताना, फटाफट बताओ। सेवेंथ नंबर बताओ, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। सेवेंथ नंबर आप लोग बताओ कैलकुलेट करके। आदित्य बता रहे हो क्या? वंशिका, अब्दुल्ला, यस सर। सॉल्व करो आप लोग। गुड इवनिंग, इसको सॉल्व करो आप। बताओ फटाफट बताओ आप लोग। सर हाँ जी, सर कल बताओ। जो संडे का टेस्ट है वो पूरे उसका होगा सिलेबस का? क्या? हाँ जी, हाँ जी। और सर जो फिजिक्स और मैथ्स में तो ये पूरा भी नहीं हुआ। क्या उसमें नहीं कंप्लीट हुआ है क्या? सर 307। फिजिक्स और मैथ नहीं कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं सर नहीं हुआ। कितना चैप्टर रह गया है? सर फिजिक्स तो भी आधी हुई है। और क्या, और मैथ? मैथ्स में भी रह रखे हैं 5 चैप्टर शायद। अच्छा, केमिस्ट्री तो यार मैंने आप लोग को पूरा करा दिया। केमिस्ट्री लास्ट में तो जो होगी। थोड़ा जल्दी खींचना पड़ा मुझे, आप लोग भी समझ रहे हो कि मैं क्यों जल्दी खींचा। लेकिन फिर भी आप लोग को इतना करा दिया हूं कि ऐसा नहीं कि मैं जेई का आप लोग को एग्जाम्पल नहीं बताया, मैं वो भी बताया हूँ, उसमें भी जेई का एग्जाम्पल हो ही जा रहा था आप लोग से, नहीं? जैसे केमिस्ट्री में तो सही है, पर उनका तो भी बाकी सब्जेक्ट्स का तो भी पीरियड वो भी नहीं हुआ मतलब पूरा चलो सिलेबस। कुछ चैप्टर पढ़ लेना आप लोग ट्वेल्थ में, ठीक है। अभी देखो, जो मैंने जीओसी पढ़ाया ना आप लोग को, यस सर। बताओ, जो जीओसी मैंने पढ़ाया ना, ट्वेल्थ में मैं फिर से पढ़ाऊंगा आप लोग को जीओसी। सर 307 है क्या? क्या? 307। देख लेते हैं। हाँ, 307 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई नो प्रॉब्लम नहीं ना? सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा ध्यान से देखना इसमें आप लोग। जस्ट एक मिनट रुकना आप, एक मिनट रुकना आप लोग, जस्ट एक मिनट रुकना।
एक मिनट रुकना आप लोग, मैं तब तो आप लोग को ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये तो कोई क्या आप लोग का, हाँ ये वाला क्वेश्चन करके जरा बताना आप लोग, ये वाला फटाफट जरा बताना आप लोग क्या होगा। ये वाला जरा कैलकुलेट करके बताना आप लोग क्या होगा। आया क्या किसी का? सर ये थर्मो का क्वेश्चन है। हाँ जी, थर्मो का चल रहा है ये सब। ठीक है। हाँ हुआ क्या किसी का? किसी का हुआ का प्रत्युष श्याम वंशिका? नहीं कर पा रहे आप लोग? देखो इसका सॉल्यूशन भी देखो, सिंपल सर सी कर बात रहे हमसे। हैं। बिल्कुल करो जरा एक बार। और आपको डेल्टा एनजी इसमें फाइंड आउट करना है, वो सब आप लोग कर ही लो। देखो जरा, नहीं आ रहा जहाँ पे नहीं आ रहा वहां पे पूछो आप लोग, ये सब चीज मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। बस मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस हैं, और अगर ये सब क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में भी काफी अच्छा कर लोगे। 22 को है ना? आपने केजरीवाल को हरा दिया आप लोगों ने? बताओ आप लोग, केजरीवाल को हरा दिया आप लोगों ने? सर हम तो अभी नाबालिग हैं, हमने कैसे हरा दिया? वैसे अच्छा था काफी। नहीं कर पाए क्या? सिंपल सी बात देखो, हमारे पास दिया हुआ है विद डाई ऑक्सीजन कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। इफ डेल्टा यू आज फाउंड टू बी इतना, देन कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज। आप ये बताओ, आप लोग ये जानते हो क्या डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आप बताओ डेल्टा एच की वैल्यू आपको पता ही है, सॉरी निकालना है। डेल्टा यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेल्टा एन जी निकल जाएगा क्या इससे? देखो ये सॉलिड है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट में देखो एक दो, यानी 2 मोल है, माइनस क्या करोगे 3/2, कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा क्या? यस सर। बताओ। आप डेल्टा एन जी की जगह क्या रख दोगे? 0.5 माइनस 742, ध्यान से देखना ये किलो में है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0.5 इंटू आर की वैल्यू आप लोग क्या रखोगे 8.314, क्योंकि हमें जूल में दिया हुआ। टी की वैल्यू कितना दिया हुआ
298। आप ये बताओ हो नहीं जाएगा? ये कोई दिक्कत आएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन है इजीली। चलो ये वाला सर बताओ आप ईवी लोग। में क्या रखते हैं सर, आर की वैल्यू? क्या? देखो, अगर 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 आपको जूल में रखना है तो 8.314। अगर कैलोरी में रखना है तो 1.98 या फिर 2 रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? सर ये किलो जूल में होती है ना 8.314? क्या? हाँ, ये जूल में होता है, जूल में। कैलोरी में इतना होता है, 2 नहीं होता सर, है। किलो जूल में क्या होता है? क्या? किलो जूल में किलो सिंपल जूल। सी बात, देखो आपका जो भी आंसर आएगा ना, अगर किलो जूल में निकालना होगा तो 10⁻³ से माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, जो जूल में है किलो में हो जाएगा। और सर जब पॉइंट नहीं होता, सिर्फ 8314 होती है, वो कब होती है? अरे ये जब जूल का है, ये जूल का यूनिट है। अब किलो करने के लिए ना आप लोग 10 पे पावर क्या करना, -3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो फाइनल आंसर आएगा। सर अगर हीट सिस्टम से निकल रही है तो सर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी, नेगेटिव। सिस्टम मानो कि हमारा पर्स है, सिस्टम से कुछ निकलेगा तो नेगेटिव, सिस्टम में कुछ जाएगा तो पॉजिटिव। सिस्टम मानो हमारा पर्स है, वॉलेट। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके सर। चलो ये वाला 9th नंबर बता दो आप, 9th नंबर बता दो, फटाफट बता दो 9th नंबर। ये 9th नंबर बता दो। सर एल्यूमिनियम का मोलर मास 23 और 27। सर क्या एटॉमिक बोल? मास, सर एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 होता है ना? 27 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है। देखो कम से कम आपको ना 20 तक तो थोड़ा बहुत एक एक दो बार पढ़ लेना ताकि याद हो जाए। एक एक दो बार पढ़ लेना 20 तक। सर 576 आ रहा है। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा मोलर हीट कैपेसिटी पूछा है ना, यानी किसका वैल्यू पूछा है? सीएम का वैल्यू बोला है ना। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन सीएम डेल्टा टी, यही होता है ना। मोल इनटू हीट कैपेसिटी इनटू में डेल्टा टी। अब ये सिंपल सी बात है, वो भी हमें किलो जूल में निकाला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ किलो जूल में निकाला। जो भी आंसर आएगा हम क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एआई इज 24, यानी कि हमारे पास सीएम की वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट, यानी हमसे इसी की वैल्यू पूछा है। आप बताओ कि हमसे 60 ग्राम एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो 60 और डिवाइडेड बाय क्या कर देना, 27 कर देना। क्या आपका मोल का वैल्यू निकल जाएगा क्या? सर 2 पॉइंट कुछ करके आया था। जो भी हो, अभी देखो ऐसे ऐसी चीजों को ना आप ऐसे ही छोड़ दो, कटपिट मत करो। अब ये बताओ, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है कि मोलर हीट कैपेसिटी, यानी सीएम की वैल्यू कितना दे दिया, 24 दे दिया ना। बताओ, और 35 से 55, यानी डेल्टा टी कितना आएगा, 20 आएगा ना। 20। हाँ, अब ये बताओ, अगर आप 3 से कट करोगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कुछ ऐसे ही आएगा ना। फिर 3 से करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कुछ ऐसे आएगा ना। अब ये कितना हो जाएगा, 20 × 20 400, और 4 8 32, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ, 3200 डिवाइडेड बाई 3। कुछ ऐसे ही आएगा ना, बताओ।
देखो सर 11, हाँ देखो, अब देखो कितना आया, 1070 इतना आया है, ठीक है। अब किलो में बोला है तो आप ऐसे कर देना, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, चाहे जो भी आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है कुछ ज्यादा। चलो एक बार जरा इसको भी तो आप लोग कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो आप लोग कर कौन सा नहीं पाओगे। एक बार ये क्वेश्चन देखो 11th नंबर, एक बार देखो क्या कर लोगे क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रहा है तो बताओ। जरा बताओ इसका, फटाफट बताओ। सर एक 10वां क्वेश्चन भी करवाओगे इससे? अच्छा 10वां क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है, एक मिनट रुको। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू कितना डिग्री सेल्सियस, हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। अब देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखना, हमारे पास क्या होता है ये बताओ, कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था जरा बताना, हीट ऑफ फ्यूजन। ये बताओ जरा इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी को कुछ आइडिया है डेल्टा एच से रिलेटेड? नो ये सर। बताओ क्या, चलो ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ये बताओ कि डेल्टा एच बराबर क्या होता है, जरा बताना। डेल्टा एच बराबर एन सी पी डेल्टा टी होता है क्या, ये बताओ। यस सर। कुछ ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। अब सिंपल सी बात है, हमें करना क्या है, ध्यान से देखो। अब सिंपल सी बात है, ये बताओ कि हमारे पास दो तरीके से दिया हुआ है। अब हमारे पास 1 मोल वाटर है, तो 1 मोल वाटर है तो पहले वो 10 डिग्री सेल्सियस है, बोलो। तो 10 डिग्री सेल्सियस से वो कहाँ पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा पहले, बताओ। और फिर 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे जाएगा, -10 पे जाएगा। अरे बोलो, कुछ इस तरीके से आएगा ना। ये बताओ, जब 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा तो इस केस में वह क्या था, लिक्विड था क्या, बताओ। हाँ सर। जब 0 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस में आएगा तो इस केस में क्या था, वो सॉलिड था, सॉलिड। सॉलिड था। तो अब हमसे पूछ रहा है इंथैल्पी चेंज बता दो, ऐसे पूछ रहा है इंथैल्पी चेंज बता दो। और डेल्टा एच फ्यूजन का वैल्यू दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, डेल्टा एच फ्यूजन का वैल्यू दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और सीपी दिया दोनों का। आप सिंपल सी बात ये बताओ, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, या फिर सबसे पहली बात है हमारे पास, अगर मान लो इन सभी केस में क्या, अगर मानो कि हम बाहर ये काम कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी बराबर क्या होता है, एन सीपी डेल्टा टी होता है क्या, और ये डेल्टा एच के बराबर होता है, बताओ। हाँ सर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ला रहे हैं उस केस में डेल्टा एच कितना होता है। तो इस केस में डेल्टा एच कितना होगा, आप 1 मोल का दिया ना तो 1 कर लो। सीपी अभी क्या लिक्विड केस में होगा ना 75.3, यस सर। और डेल्टा टी कितना होगा, अभी हमारे पास 10 से 0 करने में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी ना, 10 आएगी। तो आप बताओ 753 आ जाएगा क्या, अभी केवल और केवल 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में, बोलो कुछ इतना आ सर जाएगा जैसे क्या। सर जैसे 10 से 0 हो रहा है तो इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा? देखो सिंपल सी बात, हम लोग चेंज देखते हैं। सर आप हमने ये बताओ सीपी की वैल्यू कहाँ से रखी है? सीपी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ ना लिक्विड के केस में, आप ये बताओ 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ही होगा ना, वो दिया हुआ ना ये। ओके सर। और फिर जब 0 से -10 में जाएगा तो सॉलिड का वैल्यू दे दिया है, ठीक है।
अब ये देखो, यह तो हमारा लिक्विड वाला हुआ। अब देखें, अब डेल्टा एच हमारे पास क्या है, सॉलिड वाला है ना। सॉलिड के केस में क्या होगा, वो भी एनसीबी डेल्टा टी होगा। क्लियर है। ये बताओ एन की वैल्यू क्या, 1, सीपी का वैल्यू 36.8, और इसमें भी फिर से डेल्टा टी, यानी आप बताओ अभी भी इसमें चेंज कितने का है, 10 ही का है ना। यस सर। 8 आ जाएगा। अब आप क्या कर दो, टोटल हमें ओवरऑल पूछ रहा है ना, तो आप दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, सर 1121 क्या 1121 1121। देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया है क्या ये, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी मैंने इसको इंक्लूड करना भूल गया। अब देखो एक और चीज होता है कि यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन, तो सबसे पहली बात है ना, जब गलता है ना, जब कोई चीज गलता है ना, तो वो अलग से एक एनर्जी निकालता है, ठीक है। आप ये बताओ, जब बर्फ पिघलेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि निकालेगा, सर निकालेगा। नहीं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। आप ये बताओ, कोई बर्फ है, ठंडी चीज है, वो एनर्जी बाहर से, ठंडी है तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर कम होगा, बोलो। सर। टेम्परेचर कम होगा तभी तो फ्रीज होगा ना, और ज्यादा टेम्परेचर वाले से एनर्जी लेगा तभी तो ये मेल्ट होगा ना, बोलो। क्लियर है। तो ये तो हमारे पास ऐड होगा ही, यह भी ऐड होगा, और जो डेल्टा एच फ्रीजिंग है ना वो भी ऐड होगा। यह इसलिए ऐड होगा ना क्योंकि ये बाहर से एक्स्ट्रा एंथैल्पी आ रहा है ना, तो आप इसमें यह भी ऐड होगा। क्या, सर टोटल में ऐड होगा ना ये। हाँ हाँ, ये टोटल में ऐड होगा 66030, क्योंकि किलो में दिया हुआ ना हमारा, ये किलो में नहीं है, प्लस 1121। अब जरा जोड़ के बताना कितना आ रहा है, 7151 कुछ इतना आ रहा है ना। रहेगा ये जोड़ेंगे क्यों, रीजन दोबारा बताओगे। जोड़ेंगे इसलिए ना, आप बताओ इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है ना हमसे, इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है, तो हमने तो यह सीपी वाला फॉर्मूला लगा लिया क्या, लगा लिया। हाँ सर निकाल लिया, लेकिन टोटल निकाल लिया। देखो, लेकिन जब ये बताओ, अगर मान लेते हैं कोई चीज हमारे पास पिघलता है या फिर कुछ भी होता है, तो हम अलग से एनर्जी लेकर आते हैं क्या, तभी तो वो पिघलता है ना, या फिर आइस बनता है, ये बताओ अलग से एनर्जी देते हैं तो भी तो, तभी तो होता है ना। हाँ सर बाहर से ठंडक देते हैं उसे। बिल्कुल, तो वो भी तो एनर्जी उसमें ऐड होगा ना, क्योंकि हमसे चेंज पूछा है ना। ठीक है सर। कुछ इस टाइप का दिया, देखो आ गया ना ये पूरा ऐड करने पे। चलो अब जरा ये वाला बताना आप लोग, ये वाला फटाफट बताना। सर 8.94। देखो, सर माइनस। देखो कितना आंसर आया है।
तो मेथड तो सही लगाया, बस वो कैलकुलेशन है बाकी। देखो लिखा हुआ है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन। अब ये बताओ कार्बन को अगर आप क्या करोगे, जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। -393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब बोला कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35 ग्राम ऑफ CO2। आप ये बताओ जब हमको कितना हीट रिलीज होगा। आप सिंपल सी बात बताओ, ये बताओ कि आप कंबस्शन कर रहे हो तो इतना निकल रहा है, तो ये फॉर्मेशन का भी तो यही फॉर्मूला होता है ना। देखो राइट साइड में फॉर्म हुआ है। हाँ सर। तो ये सर बताओ वो 1 ग्राम अगर की निकाल दी सर गलती से। अगर ये 44 ग्राम फॉर्म होगा तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। हाँ सर, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम 35.2। फॉर्म होता तो 393.5 और डिवाइड बाई 44, लेकिन हमारे पास कितना ग्राम है, 35.2 ग्राम है ना। जो भी आएगा माइनस लगा लेना, वही आंसर आ जाएगा। दिख रहा है क्या? यस सर। देखो अगला देखते हैं। चलो जरा ये वाला बताओ आप लोग, ये वाला देख के बताओ कैसे करोगे आप लोग। ये वाला क्लियर बताओ। ये वाला जरा आप लोग क्लियर बताओ। बताओ भाई। क्या हुआ क्या कुछ आप लोग को? देखो अब ये सिंपल सी बात दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब ये बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे फॉर्म होगा। कार्बन होगा, हाफ O2 होगा। तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया क्या? इसके लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है। दूसरा देख लो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस O2, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया क्या? तीसरा N2O, हाफ N2 प्लस हाफ O2, कितना हो जाएगा, N2O हो जाएगा क्या? चौथा क्या दिया हुआ है, N2O4, यानी कि N2 प्लस 2O2, क्या N2O4 हो गया क्या? अब चारों की वैल्यू दी है, क्या चारों के हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, ये यस बताओ। सर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ सर, करा था लेकिन आंसर गलत आ रहा था। आंसर गलत नहीं आएगा, इसलिए तो इसमें सॉल्यूशंस वगैरह सब ऐड है ना इसमें। देखो यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ गया, हाँ ये वाला हो गया। क्लियर है? ठीक है सर, देख लेंगे। चलो एक बार जरा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जरा।
बताओ जरा एक बार इसका आंसर। सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है ना, गैस में तो होते हैं ये। देखो सबसे पहली बात, जब भी कभी फॉर्मेशन का पूछे ना तो हमें 1 मोल बनाना होता है, ठीक है, 2 मोल नहीं बनाना होता है। ये 2 मोल बना है ना, जब 2 मोल का इतना है तो 1 मोल का आधा कर दो यार, आधा हो जाएगा सर फिर। 6.2। ठीक है, क्लियर है, समझे ना। ओके सर। जब भी फॉर्मेशन के लिए बोले ना तो हमें 2 मोल फॉर्म करना पड़ता है, 1 मोल फॉर्म करना होता है, ठीक है। चलो एक बार जरा ये बताओ ना, इसका बताओ जरा कैसे होगा। सर ये तो हैश लॉ से हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा यार, दो टू टू फॉर्म में दिया है, थोड़ा सा लास्ट वाली इक्वेशन बोरिंग दे रखी। लास्ट वाली फिर से दिखा दूं। सर लास्ट वाली इक्वेशन दिख नहीं रही ना पूरी, इसमें सिर्फ H2 लिख के छोड़ रखा है। चलो ये वाला जरा देखो, ये वाला तो इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत बता दो, डेल्टा हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। चलो ये जरा देखो 17 नंबर देखो जरा, 17 नंबर देखो कैसे करोगे, एक बार आप लोग देख लो कैसे हो रहा है ये। क्योंकि इन्हें ये देखो, इस थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल्स के ही आने का चांस होता है, थर्मोडायनेमिक में आयनिक में न्यूमेरिकल्स का, और जो थ्योरी से रिलेटेड आएगा ना वो पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला पूछ सकता है, कंडीशंस पूछ सकता है, और कुछ नहीं। जो एनसीईआरटी में रहेगा वही पूछेगा ना इसी टाइप का, हाँ सर। क्योंकि 11th का पेपर स्कूल वाले बनाते हैं ना। नहीं सर पेपर तो बाहर से ही आता है। सर पेपर बाहर से बन के आता है। मतलब ऐसे ही डिजाइन करते हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड पे ही डिजाइन करते हैं, बोर्ड वाले में थोड़ा सा होता है। हाँ सर हो जाएगा ये। क्लियर है, कोई दिक्कत। नो सर। ये देखो, ये बताओ, ये डेल्टा एस का बस बता दो आप लोग, बिना देखे डेल्टा एस का बता दो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। डेल्टा एस का तो बिना देखे बता दो आप। नेगेटिव आएगा डेल्टा एस। पर क्यों नेगेटिव आएगा, रीजन बताओ। सर क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 2 मोल और प्रोडक्ट साइड में सिंगल मोल है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर गैस में प्रोडक्ट ज्यादा होता है रेंडमनेस बढ़ता है, गैस में प्रोडक्ट कम हो रहा है ना, रेंडमनेस भी कम हो जाएगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, बोलो नेगेटिव आ जाएगा। और ये बताओ डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी को आप लोग हमेशा नेगेटिव मान के चलना, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है। जब यह नेगेटिव आएगा, किस केस में यह नेगेटिव आएगा बताना जरा। जब यह नेगेटिव है तो ओवरऑल यह पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये हाईली नेगेटिव होगा तभी तो ना, यस सर। बोलो। बिल्कुल, तो ऐसे कुछ आप लोग को सोचना है। सर और कुछ हाँ जी, सर जब रैंडमनेस बढ़ती है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। उस टाइम हाँ रेंडमनेस बढ़ेगी तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। तो गैस के लिए सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड के लिए थोड़ा सा कम, और सॉलिड के लिए सबसे कम। और सर घटेगी तो फिर वो नेगेटिव साइन लगेगा। बिल्कुल, हम्म। ये वाला तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो ना, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन आर लॉग टी टी लॉग के, लॉग नहीं यहाँ पे एल एन होगा, जब नेचुरल लॉग 2.30 मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो लॉग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर क्लियर। थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो गया बच्चों। फिर हाइड्रोकार्बन भी आज ही करवाओगे। आप लोग बताओ, जैसे आप लोग बोलोगे मैं बता दूंगा। देखो हाइड्रोकार्बन से भी थ्योरी वाला आएगा, मैं करा दूं क्या थोड़ा सा। हाँ सर जो मेन इक्वेशन है वो करवा दो, उसके बाद इक्विलिब्रियम करवा देना। क्या, तो मेन इक्वेशंस करवा दो, मैंने तो उसके बाद मैक्सिमम चैप्टर,
चलो एक बार हाइड्रोकार्बन का एनसीईआरटी देख लेता हूँ मैं, ठीक है, एक बार मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा बात है। सर हाँ जी, सर जो मतलब हाइड्रोकार्बन है उसमें MKR और एंटी MKR वाला मैकेनिज्म समझा दोगे उन दोनों का? एक बार रुक जाओ, मैं इसको वो कर देता हूँ। इसको ना मैं वो कर लूँ। दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा है क्या, बताओ? हाँ अरे सर भाई दिख रहा स्क्रीन शो हो रहा है। आप क्या बोले हो जरा बताना एक बार। सर मैकेनिज्म ऑफ MKR और एंटी MKR रूल का। MKR? यस सर, और एंटी सर MKR। मार्कोनिव सेडेशन। अच्छा, मार्कोनिक क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल? यस सर, वही मार्कोनिव कॉन्विक और रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यही है ना? हाँ सर, चलो इनका अब इसमें कुछ थोड़ा। सर मार्कोनिव यही है ना कि वो कैटायन के पास जाता है, कार्बो कैटायन के पास। अब देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखो, मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास CH3 भाई रूल तो CH पता है डबल लेकिन इसके मैकेनिज्म CH2 है। नहीं पता। मैं बता देता हूँ। अगर आप इसमें सिंपल क्या डालोगे, HBr डालोगे, ठीक है, HBr डालोगे, तो इसमें पता है क्या, जब कोई भी परऑक्साइड नहीं होगा ना, तो H+ बनेगा और Br- बनेगा, ठीक है। और आप बताओ कि यह ब्रोमीन माइनस कहाँ पे जाएगा, जहां इसमें से मोर अच्छा पॉजिटिव कार्बोकेटायन सबसे अच्छा कौन बनेगा, 1 2 3 में से कौन बनेगा, सेकंड नंबर वाला ना। वाला। ये सेकंड नंबर पे जाएगा और ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जरा देखो, CH3। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं सर। यहाँ यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, क्लियर है क्या? अब देखो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना। तो हमारे पास जैसे कि HBr है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे CH3 है, CH है, और देखो ये डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है, ठीक है, कुछ ऐसे है। और हमारे पास H और Br है। तो पता है क्या, यहाँ पे यह होता है ना कि यहाँ पे नेगेटिव बनता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास इस पे आ जाता है, ठीक है। और जब इस पे आ जाएगा तो हमारे पास दूसरे वाले पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा क्या। अब जब पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो ये फिर आके अटैक कर लेगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अब जब आपका इसमें पेरोक्साइड डाल देंगे ना, H2O2, तो जो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो है ना, तो HBr है ना बच्चों, HBr, इसमें क्या बन जाता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो फ्री रेडिकल बन जाता है, क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल। इसके पे भी एक डॉट बन जाता है और इसके पे भी एक डॉट बन जाता है, क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, समझे क्या आप? हाँ सर समझ गए। समझ गए ना, समझ गए। अब इस पे भी डॉट बन जाएगा, इस पे भी, तो यह वाला क्या होता है, इस पे जुड़ जाता है और यह वाला इस पे जुड़ जाता है। अभी देखो इसमें बुक में ही होगा, देखो ये वाला मैकेनिज्म आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैकेनिज्म से, अरे कहाँ गया है? अरे यार, एक मिनट रुको। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ठीक है, ये वाला मैकेनिज्म आप लोग देख लेना, ठीक है।
हाउ डू यू अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। तो हमारे पास हमको बनाना है एथेन बनाना है, ठीक है, और क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन से बनाना है। तो सबसे पहली बात है हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास CH4 मेथेन है, ठीक है, और इसमें हमने क्या डाल दिया, Cl2 डाल दिया। ये बताओ HV होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3Cl बन जाएगा क्या, बताओ ऐसे बन जाएगा क्या। अब मान लो ये 2 टाइम्स बन गया तो आप इसमें क्या डाल दोगे, सोडियम डाल दोगे और ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा, CH3 और CH3 हो नहीं जाएगा, बताओ, अरे बोलो भाई। हाँ, यह इसका मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये भी आप लोग कर लेना सर इजीली। MKR का क्या, MKR का नहीं है, ये फ्री तो रेडिकल मैकेनिज्म है। हमें किससे बनाना है, हमें उससे बनाना, क्या बोलते हैं, क्लोरीन मेथेन से बनाना है, एथेन बनाना है, ये मैं बताया हूँ डायरेक्टली। ठीक है सर, ठीक है। अब ये IPSC नेम लिखना है, ये भी इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, आनी चाहिए। IPSC कम से कम एक बार देख लेना, इसमें देखो NCERT सॉल्यूशन ही है पूरा आपके पास। IPSC ये भी हो जाएगा। अब देखो इसमें डायरेक्टली दे दिया कि एक डबल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अभी कुछ ऐसा दे दिया, अब बोल रहा है कि हमारे पास 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो भी आप कर लोगे क्या। सर आइसोमर बताने हैं इसमें। हाँ जी, आइसोमर भी बताने थे, तो आइसोमर मैंने बता ही दिया था आपको कैसे होगा। ठीक है सर। अब ये बताओ कि हमारे पास IPSC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये बताओ कि इसका ओजोनोलाइसिस हमें करना है, उसके बाद उसका IPSC नेम बताना है। तो पेंट 2 इन लिखा हुआ है, तो आप बताओ 1 2 3 4 5, तो क्या कुछ ऐसे होगा क्या, ओजोनोलाइसिस करूंगा तो किसके पास ऑक्सीजन आएगा, किसके पास ऑक्सीजन आएगा, बोलो, हाँ क्लियर है। तो आप बताओ यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 2 3, तो नाम नहीं लिख लोगे इसका, बताओ क्लियर है। सर, एक बार आप लिखना इसका नाम। अच्छा एक बार इसका नाम लिख दूं, आप बताओ ये एल्डिहाइड है ना, CHO है तो, अरे ओके। एल्डिहाइड ग्रुप है ना ये, तो ये हाँ बताओ सर। 2 कार्बन का है, तो आप क्या लिखोगे, एथ एन और अल, एथेनल हो जाएगा ना, इसका प्रोपेनल हो जाएगा ना, बताओ, इथेनॉल प्रोपेनॉल। डन, एथेनल प्रोपेनल, क्लियर है। देखो एथेनल एंड प्रोपेनल, कोई डाउट, ठीक कोई है सर। डाउट नहीं। ये सब मैंने आपको बता रखा है वैसे क्लास में, इसको एक एक दो दो बार बता रखा। तो देखो ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन ज्यादा दिया हुआ है, तो ओजोनोलाइसिस आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही ना करना। और क्या मैंने आपको सिस ट्रांस बता दिया क्या, सर मैंने बता सिस दिया। ट्रांस, हाँ बता दिया, अगर इस सेम साइड होगा तो सिस, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। अब हमें ट्रांस। ना ब्यूटेन का कंबस्शन लिखना, ब्यूटेन का कंबस्शन कैसे लिखोगे आप लोग, ये क्या ब्यूटेन है क्या, जरा बताओ, ब्यूटेन है, बोलो, ब्यूटेन है, तो हाँ ब्यूटेन सर। होगा तो देखो से हमारे पास क्या होगा, C4H10 होगा, H10 होगा। अब आप इसमें O2 मिला दो तो क्या बन जाएगा, 4CO2 बन जाएगा क्या, और 5H2O बन जाएगा, ये बताओ। उसके बाद अब देख लेना राइट साइड ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 8 हो गया, और 8 5 13, तो आप क्या कर देना यहाँ पे 13/2 से मल्टीप्लाई कर देना। और फिर से इसने क्या किया, रिएक्शन को बैलेंस किया, तो फिर से सब में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, दिख रहा है क्या। हाँ सर। तो ऐसे कर लोगे आप लोग, अरे कर लोगे ना, यस सर। बिल्कुल कर लोगे। ये देखो लिखा हुआ है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। तो
तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद प्लेनर, उसके बाद कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, उसके बाद क्या होना चाहिए, हकल रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यही हाँ होता सर, है ये ना। हाँ आपने बताया बिल्कुल, था। ये सब मैंने बता रखा है। ये लिखा हुआ है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रोबेंजीन और मेटा नाइट्रोबेंजीन और पैरा टॉलुइन और एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन का बताऊं क्या, ऐसे होता है एसिटोफिनॉन, इसको हम लोग एसिटोफिनॉन बनते हैं। ठीक है, देखो ये आप लोग देखते रहना, करते रहना। ठीक है, डायरेक्टली ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है सर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। ये सब मैंने स्टेप आप लोग को बता रखा है भाई। देखो पूछ रहा है कि हमारे पास यह एक एल्केन है, इसमें बताओ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम एंड गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ईच ऑफ द वन। तो देखो ऐसे इसको ना, ये स्ट्रक्चर दिया तो इसको हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। मतलब हाँ हमने सर। बना दिया तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, और यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, यह वाला 4 कार्बन से जुड़ा है, देखो एक ऊपर भी एक नीचे भी है, 2 अगल बगल है, 4 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ना, यस सर। बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब देखो आप मैकेनिज्म पूछ रहे थे ना, देखो ये हमारे यस। पास क्या है, ये हमारे पास HBr है। अब देखो हमारे पास दो कंडीशन बनता है, चाहे प्लस पहले नंबर पे आ जाए, चाहे प्लस दूसरे नंबर पे आ जाए। पहले नंबर पे आएगा तो क्या बनेगा, दूसरे नंबर पे आएगा तो क्या बनेगा। पहले नंबर पे प्लस आएगा तो आप बताओ कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है ना, क्योंकि इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, और बीच वाला प्लस मोर स्टेबल है ना, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ जरा, तो इसी से हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा। तो ये माइनस वाला है क्या, इसी पे जुड़ जाएगा क्या, तो हमारा मोर स्टेबल वाला बन जाएगा। देखो दिख रहा है, यस सर। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। यह आपका कोई भी परऑक्साइड है, परऑक्साइड में H2O2 भी हो सकता है और बेंजीन परऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, ये बेंजीन देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जहां पर बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा, परऑक्साइड होगा। तो यहाँ पे देखो क्या इससे रेडिकल बन गया क्या, देखो जरा ये। अब यह वाला रेडिकल क्या काम करेगा कि इस हाइड्रोजन को तोड़ेगा और ब्रोमीन को भी क्या बना देगा, रेडिकल बना देगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी रेडिकल बनेगा। अब रेडिकल चाहे यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे, दोनों जगह बनेगा क्या। अगर यहाँ पे रेडिकल बनेगा तो मैंने बोला था ना, जो रेडिकल होता है वो सिंपल एकदम कार्बोकेटायन जैसे होता है। बताओ, तो आप बताओ कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, पहला दूसरा, पहला या दूसरा। दूसरा, दूसरा। दूसरा। आप बताओ दूसरा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा तो सिंपल सी बात है, स्टेबल वाले पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा क्या, बोलो, यस सर। जुड़ जाएगा। और इसमें अगर इस पे बनेगा क्या बोलते हैं साइड में, तो यह इस पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब देखो जो हमारे पास बच्चों रेडिकल होता है ना, वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, और सबसे ज्यादा जहां पे अनस्टेबिलिटी होती है वहां पे रिएक्शन करता है। तो ब्रोमीन में इस वाले पे अनस्टेबिलिटी ज्यादा है तो यह यहीं पे रिएक्शन करेगा, इसमें स्टेबल वाले पे नहीं होता है। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है? बताओ भाई, हाँ सर। डन। ये देखो, ये मैं क्या, मैंने आपको बेंजीन का भी ओजोनोलाइसिस करके बताया था क्या, आप लोग को ऐसे ही करना है, बीच से काटना है, किसको ऑक्सीजन है किसको ऑक्सीजन। आप लोग इसका भी ओजोनोलाइसिस कर लोगे इजली। सर एक बार दोबारा बता दोगे। ओजोनोलाइसिस देखो सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजीन है। अब हम क्या कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। तो ओजोनोलाइसिस के साथ साथ हमारे पास जिंक भी होना चाहिए और H2O भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां तोड़ेंगे, बोलो तोड़ेंगे क्या, एक इसको ऑक्सीजन एक इसको ऑक्सीजन, एक इसको ठीक। ऑक्सीजन एक इसको ऑक्सीजन,
एक इसको और एक इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे तीसरे की। तो दूसरा वाला पहले वाले से भी टूट रहा है, चौथे वाले से भी टूट रहा है क्या? क्या सर? सबसे पहले दूसरे तीसरे, या दूसरा होगा या तीसरा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। इसके बाद हम चौथा पांच वाले लेते हैं। चौथा पांचवे में एक लाइन है और वो यहाँ से टूट रहा है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन तो यहाँ पे रहेगा ही। यह 4 नंबर हो गया। और फिफ्थ वाले में भी तो एक टूट रहा है ना, बोलो। अरे फिफ्थ हाँ वाले में तो टूट रहा है ना डबल बॉन्ड। अब फिर से क्या ले लेते हैं, छठा और पहला। छठे पहले में एक एक बॉन्ड है क्या? छठे में एक डबल बॉन्ड है, यह भी टूट रहा है। और पहले में भी एक डबल बॉन्ड टूट रहा है। हाँ ये सर बताओ, है। बातें क्लियर हो गई क्या? यही होता है ओजोनोलाइसिस। अगर आपको इसका करना हो तो देख लो, ऐसे हो जाएगा। तोड़ लोगे ना आप लोग? बिल्कुल तोड़ लोगे, ठीक है। ये कर लेना, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब क्लियर तो है? मिले। हाँ। बाकी बच्चे है ही नहीं, आप लोग में ज्वाइन ही नहीं हो रहे, पता नहीं कहाँ पे बिजी है। कल 2 ही बच्चे थे क्या फिजिक्स में? बाय सर।